हेलो बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है बच्चों, ये 11th क्लास के मैथ्स का। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों चांसेस। क्या मतलब होता है? चांसेस। किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब जो चांसेस होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि कोई भी ए इवेंट अगर हमने ले रखा है, कोई भी एक एक इवेंट ए है, तो पी ऑफ ए का मतलब होता है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और वो होता है बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू दैट इवेंट और टोटल आउटकम टू दैट इवेंट। टोटल आउटकम को बोलते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जहाँ पे ये एस लिखा हुआ है ना, एस का मतलब है सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? सैंपल स्पेस बोलेंगे। एफ को बोलेंगे फेवरेबल। ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल का मतलब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग ही यहाँ पे टोटल आउटकम्स है। ठीक है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो इसके बाद बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, थर्ड केस में, थर्ड स्टेप पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में रहती है। किस किस के बीच में रहेगी? हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर के 100% तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? 100% तक। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो ऐसे, और अगर परसेंटेज में बात करें तो इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ तक बड़ी इजी इजी सी चीज़ें थी। अब ध्यान से सुनना है आपने, पूरे ध्यान से। कोई भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ए पे बार लगा हुआ है या ए पे डैश लगा हुआ है, इस तरीके से, तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्या मतलब होता है? नॉट ए। एक तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, एक तो ए के होने के चांसेस, और एक ए के ना होने के चांसेस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आता है बच्चों। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मीनिंग है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। तो वहीं से हमने फॉर्मूला बनाया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू अ सिंगल इवेंट इज 1। ठीक है। तो एक ही इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है। तो उसी से हमने क्या फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे, उसी चीज़ से हमने फॉर्मूला बनाया बच्चों। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, नोट ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। किसी भी चीज़ के ऊपर बार लगा देते हैं, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है। और ये इसकी वजह से आई है। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद है क्लियर है, ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। उसके बाद कुछ मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, तो वो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 विल हैपन। एट लीस्ट 1 विल हैपन, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन विल हैपन। नन विल हैपन। ठीक है। तो इसका भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ होगा, बस आपने भी फॉर्मूले साथ के साथ मेंशन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में, और साथ के साथ यूज़ करते जाएंगे। ठीक है। एक दो बार इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो किसी एक चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। ठीक है। फिर मैं कुछ एक फॉर्मूलेज और लिखवाऊंगा आपको। एक फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विल नॉट हैपन, अगर नोट आ जाए एटलीस्ट 1, या विल नॉट हैपन, नॉट हैपन ये आ जाए। अब यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो करेंगे 1 माइनस बोथ विल हैपन या ऑल विल हैपन। बोथ विल हैपन। ठीक है। दोबारा फिर सुन लो, एटलीस्ट 1 विल हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस नन विल हैपन, और एटलीस्ट 1 विल नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस बोथ विल हैपन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, ये फॉर्मूले आपने नोट कर लेने हैं बच्चों। साथ के साथ स्क्रीनशॉट करने से कुछ काम नहीं चलेगा, साथ के साथ रिटर्न होने चाहिए फॉर्मूले। अगर साथ के साथ लिख लोगे ना इनको तभी फ़ायदा है इनका, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको 7th और फर्स्ट चैप्टर भी आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट और 7th चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेना उनका, फटाफट फास्ट फास्ट, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखना अपने ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। यूनियन का मीनिंग वहीं यहीं पे और भी हो सकता है, एटलीस्ट लिखा हो कहीं पे तो उसका मतलब भी यूनियन होता है। ठीक है। और इंटरसेक्शन में बोथ लिखा हो या एंड लिखा हो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर कहीं पे ये आ जाए कि नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी, तो
उसका मीनिंग है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसका मतलब एंड होता है, ठीक है, या ऐसे लिख लो नोट ए एंड नोट बी, इसकी बात कर रहा है वो, नाइदर ए नोर बी का मीनिंग है नोट ए एंड नोट बी। और जो ये चीज़ होती है उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक डिमोर्गन लॉ लगता है बच्चों, वो कहता है कि अगर नोट वाली चीज़ आपने पूरे पे लगा दी है तो साइन को आपने चेंज करना है। नोट वाली चीज़ आप पूरे पे लगा रहे हो ना, बाहर लगा रहे हो, तो साइन को आपने इंटरसेक्शन के यूनियन बनाना है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन माइनस उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये कैसे बना है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म किया है हमने। उसके बाद और फॉर्मूलों पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ए डैश ए, नोट ए और नोट बी लिखा हो, अगर कहीं पे क्या लिखा हो नोट ए और नोट बी, तो उस केस में क्या होगा, नोट ए और नोट बी वाले केस में प्रोबेबिलिटी नोट ए और का मतलब यूनियन और नोट बी, ऐसे, ठीक है। इस पर फिर डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद है दोनों फॉर्मूले भी आपको समझ में आ गए हैं साथ के साथ ही, ठीक है। उसके बाद आपने समझना है बच्चों कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं, जब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के बराबर हो। क्या हो? ज़ीरो के बराबर। अगर किसी भी चीज़ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो उन इवेंट को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे उनको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे आप एक्सरसाइज निकाल लो एक बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं इसके अंदर दो ही हैं, वो 16.3 और मिसलेनियस, ठीक है। उसके पहले कि 16.1 में और 16.2 में छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी हुई हैं आपसे, 1 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ इतने खास नहीं है वो। अगर ये अच्छे से आ गई ना, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ज़रा एक बार फटाफट, एक्सरसाइज 16.3 निकाल के पेज नंबर 404 के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, जैसे ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी में, डी में, ई में, तो बहुत सारे चीज़ों की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। अगर ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है बच्चों इसके अंदर, तो आपने करना क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि क्या ये एक वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कहने का मतलब कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 है तो इसका मतलब ये वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और सारी प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब ये वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये कहानी है। अब देखते हैं बच्चों, पहले वाले पार्ट में देखो सबका सम 1 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में देखो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 बन रहा है, देखो 1/7 1/7 1/7, सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बन रहा है। 7 टाइम है बच्चों, तो ये 7/7 बन गया, कट कटा के कितना आया? 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 बन गया, तो ये एक वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से आपने, ये बी पार्ट था जिसमें 1 नहीं बन रहा, वो वैलिड इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बाकी के पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, ईजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम कितनी बनती है? 4 बनती है, ठीक है। यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम अगर टॉस करते हैं तो आउटकम 2 आती है, 2 की पावर 1 आती है। अगर कॉइन को टॉस किया है 2 टाइम, कितने टाइम टॉस किया है? 2 टाइम, तो आंसर आता है, प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आती हैं 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। और अगर कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम, कितने टाइम? 3 टाइम, तो आंसर आता है, आउटकम आती है 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। इस तरीके से चलती रहती हैं। ऐसे ही अगर डाइस की बात कर रहा है, इफ़ ए डाइस इज रोल्ड 1 टाइम, एक बार रोल किया डाइस को, तो आउटकम कितनी आएंगी? 2 की पावर 1 यानी, सॉरी 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 यानी कि 6। कह रहा है फिर अगर डाइस को रोल किया है 2 टाइम, कितने टाइम रोल किया है? 2 टाइम, तो आउटकम आ जाएंगी 6 की पावर 2 यानी कि 36। अगर डाई को रोल किया है 3 टाइम, कितने टाइम? 3 टाइम, तो आउटकम आएंगी 6 की पावर 3 यानी कि
216 कितनी आएंगी 216। तो इस तरीके से आउटकम आती हैं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट जल्दी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको बोला गया है कि एक डाई को रोल किया, सॉरी एक कॉइन को टॉस किया 2 टाइम। एक कॉइन को 2 बार उछाले या 2 कॉइनों को 1 बार उछाले, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार कॉइन को रोल किया है और ये बोला है कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल ओकर। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस नो टेल ओकर, एक भी टेल ना आए वो माइनस कर दो। एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एटलीस्ट 1 विल हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस नन विल हैपन, नो टेल ओकर्स। तो 1 माइनस एक भी टेल ना आए। अब इसकी आउटकम कितनी होती हैं, एक भी टेल ना आने की फेवर में कितने इवेंट है, फेवर में क्या चीज़ है इसके, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, नो टेल ओकर्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल टू दैट इवेंट अपॉन में सैम्पल स्पेस, ठीक है। कॉइन को उछालते हैं 4 बार, कॉइन को उछाला है 2 बार, तो कितने आउटकम बनेंगी, 4 आउटकम बनेंगी। तो सैम्पल स्पेस में 4 हैं, ठीक है। टेल नहीं आनी चाहिए कह रहा है, एक भी टेल नहीं आनी चाहिए। तो एक भी टेल किस में नहीं आती, सिर्फ हेड हेड वाले ऑप्शन में नहीं आती, क्योंकि क्या क्या आउटकम बन सकती हैं, यही तो बन सकती हैं, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकती है। तो 1/4। अब आपने पुट करना है इसका फॉर्मूला नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आंसर आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस नन टेल का आंसर आ गया 1/4 यानी 3/4। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बातें सारी समझ में आई हैं। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 3, देखो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, एक डाई को आपने रोल किया है, कितनी बार, एक ही बार रोल किया है, ठीक है। आउटकम कितनी आएंगी, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट होंगे 6, आउटकम कितनी आएंगी 6 आएंगी। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, प्राइम नंबर आने के क्या चांस हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट, क्योंकि डाई को एक बार रोल किया तो 6 आउटकम आने के चांसेस हैं। तो पहले बार पूछा प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने के क्या चांस हैं, फेवरेबल अपॉन में टोटल, ऐसे लिखते हैं इसको। अब की बार तो थोड़ा अलग फॉर्मूला बन रहा है 10th क्लास से। फेवरेबल प्राइम नंबर कितने होते हैं, डाई को उछालते हैं तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 3 प्राइम है और टोटल 6 हैं, तो 1/2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो ज़रा, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, नंबर ग्रेटर देन 3 विल अपीयर, ठीक है। 3 से बड़ा नंबर आ जाए, तो 3 से बड़े नंबर कौन से हैं, 3 से बड़े नंबर, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू भी है। तो 3 या 3 से बड़ा नंबर आ जाए, 3 से बड़ा, तो 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो फेवर में कितने हैं इसके, फेवर में 4 चीज़ें हैं, टोटल 6 चीज़ें हैं, तो 2/3 आपका आंसर है, ठीक है। नंबर लेस देन, ये सारा आपसे हो जाएगा। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने कर लेने हैं आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं, कल आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। आज का होमवर्क यही है कि फॉर्मूले जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, उनको याद करने की कोशिश करनी है, और ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।